पिछले 2 सालों से बर्फबारी हुई नहीं। सेब जहाँ भी उगाया जाता है वहाँ ठंड का होना बहुत आवश्यक है। जो तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। नए हमारी वैरायटीज वो भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, का मूल्यांकन भी हुआ है और बहुत सी वैरायटीज उनमें कुछ खामियां भी पाई गई हैं। पोषक तत्वों का जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। सेब के जहाँ भी बाग हैं उन उद्यानों में फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। बागवानों को एक बार मिट्टी का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। नमस्कार, मैं सत्यदेव भारद्वाज। मैं आज को लेकर आपके बीच उपस्थित जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की हरीर कही जाती है। आप सही समझे, हिमाचल प्रदेश का एप्पल जो आज कई चुनौतियों से जूझ रहा है। कई चुनौतियां आज सेब बागवानों के सामने हैं, वो चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे आपके कीटों का हमला हो या और दूसरे तरह की समस्याएं, उससे निरंतर बागवान जूझ रहा है। और खासकर जो आपकी रॉयल प्रजाति का जो सेब है वो लगातार रसाताल की तरफ जा रहा है। तो अब हम जिस तरह से इस बागवानी, इसको कहेंगे हम परंपरागत जो बागवानी है, ये लगातार सिमटती जा रही है। इसकी जगह हमें अब क्या करना चाहिए, किस तरह से बागवान करे, किस तरह के कदम उठाए, इन सब विषयों को लेकर आज हमारे साथ है वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के प्रोफेसर डॉक्टर SP भारद्वाज, जो सेब विशेषज्ञों के जाने माने ज्ञाता है और वो हमें इस बारे में बताएंगे। तो सर, आपका अनंत ज्ञान स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल रहेगा सर कि जिस तरह से हमारी बागवानी आज कई संकटों पर जूझ रही है, कई दिक्कतें आ रही है, जलवायु परिवर्तन है और भी बहुत सारे कारण नजर आ रहे हैं, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं एक विशेषज्ञ होने के नाते? ये देखिए, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया और ये चैलेंज जो है वो कई सालों से हमें देखने में मिल रहा है। विशेष करके 90 के दशक के बाद आप देखेंगे कि हमारी जो बर्फबारी होती थी प्रदेश में वो कम होती जा रही है, घट रही है। और दूसरे उसका जो गिरना है, जब आती थी जनरली आती थी नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर से अभी आगे चलेगी यानी कि फरवरी में। और पिछले 2 सालों से आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ शिमला में पर्टिकुलरली हमें बर्फबारी मिली ही नहीं, हुई नहीं। तो ठंड जरूर आ गई लेकिन इसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी का अपना एक महत्व है। सेब जहाँ भी उगाया जाता है वहाँ ठंड का होना बहुत आवश्यक है। ठंड से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि जो तापमान है वो कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, विशेष करके सर्दियों के टाइम में। और वहाँ पे हमें 800 से 1200 घंटे इसके प्राप्त होनी चाहिए सफल बागवानी को प्राप्त करने के लिए, सेब की खासकर। तो ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन में बहुत मुख्य कारण है, वो तो अलग विषय है। लेकिन इसमें हमने कैसे जुड़ना, उसमें हमारी जो पुरानी वैरायटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेड डिलीशियस थी, उसकी चिलिंग आवर जो है बहुत ज़्यादा है। तो रेड अब भी बहुत कम हो रहा है, मतलब कम है, किसी किसी पुराने बगीचों में तो ये दिखता है, लेकिन नए अब लोग उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया रॉयल डिलीशियस का, जिसको स्टार्किंग डिलीशियस के नाम से जानते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें भी बहुत से चैलेंजेस आ गए क्योंकि ये डीजनरेट हो गई है वैरायटी। उसमें हमें जो दाम आज से 20-30 वर्ष पहले मिलते थे वो आज इसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत सी नई वैरायटीज जो आप खुद जानते हैं और बागवान भी इससे बड़े समझ रखते हैं वो आ गई हैं। तो उनकी एक तो चिलिंग कम है, दूसरे उसमें रंग अच्छा आ रहा है। क्योंकि हमारे मार्केट की विशेष करके अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ जो मार्केट है वो सेब का सिर्फ लाल रंग के आधारित है, जबकि दुनिया में कहीं भी सेब लाल रंग के आधार पे उसको प्राइस नहीं मिलता या कीमत नहीं मिलती। मतलब मैं कुदरती या बहुत से विदेशों में मैं गया हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो मैंने वहाँ भी देखा और कोशिश करता हूँ कि कुछ वहाँ से सीख के आऊँ। वहाँ पे जो सबसे अच्छी वैरायटीज गिनी जाती हैं वो गिनी जाती है ग्रेनी स्मिथ, जो हमारे यहाँ भी है, वो हरे रंग की है। और दूसरे गिनी जाती है रेड फ्यूजी, जिसको सबसे अधिक दाम मिलता है कहीं भी दुनिया में, कहीं भी है। तीसरे जो है हमारी जो स्पर टाइप की वैरायटीज हैं वो हैं। तो हमें पहली बात तो ये है कि हमारी जो यहाँ बागवानों की मजबूरी है वो ये है कि हमें जो भी वैरायटी सिलेक्ट करनी है वो अधिकतर हमें लाल रंग की चाहिए। तो लाल रंग में ही हमारा सेब जो है सीमित हो गया है, जबकि सेब में अनंत रंग है। उसमें हरा है, पीला है, संतरी है और इवन मतलब थोड़ा सा डार्क रेड भी कलर उसमें है। तो ये जो रंग हैं, एक तो एक सीमा ये होगी। इसमें भी ये नहीं है कि इसमें भी हमें बहुत सी हमारी वैरायटीज हैं जो हम मतलब उसमें निकल रहे हैं और लोग अलगा भी रहे हैं। दूसरा जो डीजनरेशन का कारण है कि जब ये सेब यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ
तो ये तो आप समझे 1920 के दशक में हुआ, लाया गया 1912 में लाया था, 1916 में सबसे पहले सत्येंद्र स्टोक्स जी ने वो बगीचा लगाया था। पहला पौधा तो 1912 में लगाया था और उसको तो लगभग 100 साल से ऊपर का समय हो गया। तो वो जो अब जो नए हमारी वैरायटीज विभाग, उद्यान विभाग या वानिकी विश्वविद्यालय सोलन ने या लोगों ने अपने स्तर पे मंगवाई हैं, वो भी इंट्रोड्यूस हुई हैं और बहुत सी वैरायटीज का जो है उसमें उसका मूल्यांकन भी हुआ है और बहुत सी वैरायटीज उनमें कुछ समझे खामियां भी पाई गई हैं। जैसे रेड ब्लॉक्स है, रेड ब्लॉक्स वैरायटी अच्छी है लेकिन साइज में और उसके खास करके जो रस्टिंग की उसमें प्रॉब्लम और वैरायटी की तुलना में ज़्यादा देखी गई है। तो हम ऐसी वैरायटीज़ को बागवानों के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि ऐसी वैरायटीज़, क्योंकि आगे जो है आपको समस्या ना बने, क्योंकि बागवानी में भी एरिया हमारा कम होता जा रहा है क्योंकि फैमिलीज में डिवीज़न हो रहे हैं। तो जो आज से उसमें आप समझें कि बहुत कम हमारे 5 बीघे या 5 से 10 बीघे के बीच में हमारी जो है भूमि किसी मुख्य रूप से बहुत से बागवानों के पास है, तो वो हम स्मॉल फार्मर ही बोलेंगे उनको, लघु किसान की श्रेणी में ही वो आएँगे। तो उनमें जो एक तो सघन खेती है जो लोग अभी अपना भी रहे हैं, एक तो ये है कि जहाँ भी थोड़ा समतल है या हमारे पानी की थोड़ी व्यवस्था है या की जा सकती है या संभव है, वहाँ पे हम सघन खेती करें। और जो पुराने टाइम से हम जैसे 20 से 22 फुट या 24 फुट पे लगाते थे पौधे, तो वो तो अब कोई नहीं लगाता, लेकिन उसका अंतराल जो है कम से कम जो उनका डिस्टेंस है, एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है, उसको हम कम करें। उसमें क्योंकि एक तो बड़े ऊंचे पौधे ना हो, वैसे पहले पहले तो ऐसे ही पौधे होते थे जो 40 60 पेटियां एक पौधे से प्राप्त होती थी। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरह से रॉयल एक हिमाचल में दूसरे स्थानों में भी एक किंग के नाम से जाना जाता है, तो हम जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो हम माने कि अब इसका दौर खत्म हो चुका है और इसकी जगह हमारे को नई प्रजातियों के पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसके बारे में कुछ हमारे बागवानों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी, इसमें जो भी आपने कहा, ये जितने भी हमारी नई वैराइटीज हैं, ये कोई नई नहीं है। ये जो एक्चुअली ये इन्हीं की वंशज हैं, रॉयल के, स्टार किंग डिलीशियस के और हमारे रेड के। इन्हीं के मिक्सन से बनी है जितनी वैराइटीज हैं। ज़्यादातर कुछ वैराइटीज को छोड़ के, जैसे फ्यूजी और ये गाला ग्रुप जो है वो अलग है। लेकिन उसके अलावा ये जो हमारी वैराइटी, उनमें क्या है, एक तो रंगत अच्छी है और वो उसको जल्दी आ जाता है सेब, और तीसरे उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसका स्वाद अच्छा है। तो ये जो फ्रूट हैं, खास करके रंगदार हमारे सेब के, इसमें हमें अधिक जो है दाम मिलते हैं मार्केट में, इसलिए लोग उनको लगा भी रहे हैं। तो रॉयल के डिसेंडेंट है, पर वो एग्जैक्ट वो वाला रॉयल नहीं, क्योंकि उसमें रॉयल जो था धारीदार होता था, अब थोड़ा धारीदार कम हो गया, लेकिन उसमें रंगत जो है वो रंग बहुत अच्छा इसमें आ रहा है। जैसे किसी भी वैराइटीज़ का नाम लें, जैसे जेरोमाइन ले लें या कोई और भी वैराइटीज़ हैं, बहुत हैं। मतलब इसमें स्पर वैराइटीज़ में, स्पर में क्या है कि जो बीमों की आपसी की दूरी है वो कम होती है और उसमें फल ज़्यादा लगता है और हमें गुणवत्ता युक्त फल की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा उसका हमें लाभ मिलता है। मैं एक सवाल और भी लेना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से कीटों का हमला हो रहा है हर बार, हर सीजन में एक चुनौती है बागवानों के लिए। तरह तरह के कीट खेतों में आ रहे हैं, बगीचों में आ रहे हैं। हर साल एक नई चुनौती पैदा हो रही है। उसको आप किस तरह देखते हैं और किस तरह से उसका निदान करे बागवान? जी, कीटों की समस्या जो है वो बड़े बड़े लंबे समय से है, लेकिन इसमें कुछ बढ़ी है क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, उसके कारण कीटों को या रोगों को बहुत ज़्यादा इसमें पनपने का मौका मिला है। जैसे कीट जो हैं ज़्यादातर जो तापमान आधारित होते हैं, तापमान जब हमारा 25 डिग्री से ऊपर चला जाए और 30 के आसपास रहे, तो कीड़ों की जनसंख्या की वृद्धि के लिए अत्यंत ये आप समझें फेवरेबल होता है। और जो बीमारियां हैं उनको जब 85% से ऊपर हमारी ह्यूमिडिटी, जो मौसम या हवा में आर्द्रता है, नमी जिसको हम कहते हैं, अगर वो होती है तो उसमें बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। सिर्फ एक बीमारी को छोड़ के, जो पाउडर मिल्ड्यू है, जो कि शुष्क हवा में होती है, जबकि तापमान का इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे जो कीट हैं, खास करके जो माइट है, फॉर एग्जाम्पल रेड माइट, उसकी जो जीव संख्या है वो काफ़ी बड़ी है और लगभग हर बगीचे में जहाँ भी हम जानते हैं उसका प्रकोप देखने में मिलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक ध्यान हमारे बागवानों को देखना है, क्योंकि बागवान जो है लगातार एक भी कीड़ा या कोई भी छोटी समस्या आती है तो पूरे के पूरे बगीचे को उसको वो ट्रीट कर देते हैं, वो छिड़काव करते हैं। तो उसके
लिए सबसे अच्छी है कि उसकी मॉनिटरिंग करें, यानी उसमें बारीकी से नज़र रखें। और उसमें जैसे आज की हम बात करें, जैसे ये महीना जून का है, तो जून के महीने में अगर एक पौधे में कहीं भी किसी पत्ते में जो मध्य जैसे तने से कम 3 साढ़े 3 फुट दूरी जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें से लें पत्ती, और ऐसे चारों दिशाओं से लें एक पौधे से, और 25 पौधों से सैंपल लेके मान लीजिए 20 का आपने 25 पौधों का सैंपल लिया, 4 पत्ते लिए तो 100 पत्ते हो गए। 100 पत्तों की अगर एवरेज माइट की 750 से 800 के बीच में आ रही है, तब हमें उसके नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इससे कम, क्योंकि पत्ती का साइज बड़ा है और कुछ समय में अभी हमारी पत्ती जो है वो मैच्योर होने वाली है, तो उसमें हमारी ये जो उत्पादकता है या जो हमारी प्रोडक्शन है या क्वालिटी प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर माइट की आबादी का नहीं प्रभाव होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, अगर अलबत्ता इससे ऊपर होती है तो हमें ज़रूर उसके ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है, और वो भी वही दवाइयाँ करें जो हमारे विश्वविद्यालय और उद्यान विभाग की सारणी में प्रेस्क्राइब की गई हैं, जिनका स्वीकृति दी गई है। क्योंकि बाजार में बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका इनके कंट्रोल से लेना देना नहीं है। वो हमारे जो मित्र कीट हैं, माइट होती हैं या दूसरे तोता पास फेल वाला जो हम बोलते हैं, वो भी आता है, तो उसमें ये जो हैं मर जाते हैं। जब ये कीट हमारे मित्र कीट मरते हैं, उस वजह से, क्योंकि जो कीड़ों की आबादी तब ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, तो वो सारी की सारी फिर हमें केमिकल स्प्रे पे आधारित होना पड़ता है, और इनमें रेजिस्टेंस आ जाती है, प्रतिरोधक शक्ति इनकी बहुत अधिक होती है, तो उनको फिर मार पाना असंभव सा हो जाता है। तो इसलिए ये हमें प्रकृति के साथ मिलके सोच समझ के और अपनी बागीचे की जो व्यवस्था है उसको में सुधार करना चाहिए, क्योंकि हर बगीचे में ये प्रॉब्लम नहीं है, किसी में बहुत कम होगी, किसी में, और ये भी होता है कि कई बार माइट है जैसे, वो किसी पौधे में आपको ज़्यादा दिखेगी। तो अगर आपको ऐसा दिखता है कि इसमें कुछ ज़्यादा है, तो हमें सिर्फ उन्हीं वृक्षों का या उन्हीं पौधों की ही ट्रीटमेंट की जाए, निवारण उन्हीं पौधों का किया जाए या छिड़काव उसी पे किया जाए जिसमें ये समस्या देखने में मिल रही है। सारे बगीचे को करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दूसरे जो है हमारे, अभी जो ये मौसम चल रहा है, अभी कुछ समय में हफ्ता 10 दिन के बीच में मानसून आने वाली है। तो मानसून का जो पहला प्रभाव है वो ये होगा कि हमारे जो प्रीमेच्योर लीफ फॉल बीमारी है उसका प्रकोप हमारे सेब बागीचों में देखने में मिल सकता है। तो इसके लिए आजकल के ये जो दिन है, मानसून के आने से आप समझिए हफ्ते से लेके 15 दिन के बीच में आप बागवान अगर एक स्प्रे जो हमारी स्वीकृत दवाइयाँ, जैसे मान लीजिए शमीर है, बहुत सी हैं, लेकिन आप ये हमारे शेड्यूल में दी गई हैं, उनमें से कोई स्वीकृत दवाई कोई एक अगर छिड़क दें, तो उससे इनका 15 से 20 दिन तक उस प्रीमेच्योर लीफ फॉल रोग का यहाँ पे जो अटैक है या आक्रमण होना है, उसका रोकथाम उसकी हो जाएगी। और पहली एंट्री, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, वो स्प्रे करने का समय यही है, क्योंकि अगर आपने बागीचे में इसकी एंट्री रोक दी प्रीमेच्योर लीफ फॉल के जीवाणु की, तो आगे आपके बागीचे में कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। जिस तरह सर आप देख रहे हैं कि बागवान अब जैविक खेती की तरफ भी अग्रसर है, वो चाह रहा है कि रसायन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें क्या देखते हैं आप, किस तरह से उसमें भविष्य है बागवानों का, और उसके उत्पादन पर क्षमता किस तरह अधिक रहती है, कम रहती है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल, जैसे हमारे पहले जो होती थी, अब क्या है कि हमारे पास बागीचों में या बागवानों के पास जो पशुधन है वो बहुत कम हो गया है। तो हमें जो गोबर की खाद है या भैंसों की जो भी खाद है, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, वो प्लेन से लाना पड़ता है, और उसमें हमने भी देखा कई बार प्लास्टिक मिला होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो गोबर ही हो, होता भी है लेकिन इतनी उसमें प्योरिटी नहीं होती। तो एक तो गोबर का जितना भी सड़ी गली सड़ी खाद जितनी हम बागीचों में डालेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन अधिक होता है। उसमें शोषण, पौधा जो है वो पानी को भी चूसता है, अपने पास रखता है, और उसको कन्वर्ट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको उत्पादकता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। और दूसरे हमारी ये जो ठंड या गर्मी के प्रकोप को भी सहन करने की शक्ति पौधों को देता है। दूसरे, ये जो सही आपने कहा कि हमें पोषक तत्वों का जो प्रयोग है वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इस वक्त अगर ग्रोथ जो है पौधे की, जो हमारे 15 से 20 साल के पौधे हैं उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 1 फुट से 1.5 फुट के बीच में आ रही है, और बाहर वाली टहनियों को देख के वो बिल्कुल सही ग्रोथ है। और ये देखें कि पत्ता ही हमारी पौधे की सेहत की पहचान का ये लक्षण उसी पे आएँगे। उसका पत्ते का साइज़ क्या है, वो उसमें उसका रंग कितना गहरा है वो 2, और तीसरे उसकी लंबाई कितनी हो रही है। तो अगर ये 3 चीज़ें शूट की हम देखें, टहनी की कितनी लंबाई है,
तो ये 12 से 18 इंच के बीच में अगर है तो वो बिल्कुल सही लंबाई है। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। और इससे अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा पौधा जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देगा, यानी कि पत्तियाँ ज़्यादा पैदा करेगा और उसमें हमारा फल जो है कम लगता जाएगा। दूसरे कि इसकी जितनी भी हम दे रहे हैं वो मैं भी ये समझता हूँ कीटनाशकों का और हमारे ये पोषक तत्वों का और खादों का ज़रूर से ज़्यादा हमारा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी सेब की खेती प्रदेश में हो रही है, तो हमारा जो भी सेब के जहाँ भी बाग हैं, तो वहाँ पे उन उद्यानों में फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। क्योंकि फास्फोरस एक तो मिलता बहुत धीरे-धीरे उसका जो है संचारण जो है मिट्टी में होता है, तो लगभग जो है 1 साल छोड़ के भी इसको किया जा सकता है या उसकी आधी मात्रा इस्तेमाल की जाए। हर साल फास्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ा करना चाहिए कि बागवानों को एक बार कम से कम 4 से 5 साल में मिट्टी का परीक्षण ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमारे बगीचे में किन-किन तत्वों की भूमि में कमी है और उन्हीं के सुधार करने की हमें ज़रूरत करनी चाहिए। और वो स्प्रे के द्वारा भी किया जा सकता है, मिट्टी में डाल के भी किया जा सकता है। और मिट्टी में अधिक तत्व जो हैं, पोषक तत्व डालने नहीं चाहिए और घास से उसको साफ रखना चाहिए। तौलिए हमारे ठीक बनने चाहिए और पतौलिया उतना ही होना चाहिए जितना पौधे का फैलाव है। लेकिन अगर कई बार स्लोप के कारण हमारे फैलाव थोड़े कम होते हैं, तो वो फैलाव जो है तो बेशक चाहे कम हो, लेकिन कम से कम 3-4 फुट तो बन ही जाता है एक तरफ का। तो ये पौधे के तौलिए के बिल्कुल नज़दीक भी कभी खाद ना डालें, कम से कम 3 फुट की दूरी से खाद डालें। और जो भी जब भी खाद डालें, इवन हम राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चूल्हे से ही राख आती है, सर्दियों में आती है, तो आधा किलो से 1 किलो राख अगर डालेंगे, तो उसमें बहुत से तत्व हमारे और जो भी खाद डालें, कोई भी उर्वरक डालें, तो उसको हमेशा 1 इंच मिट्टी से ढक दें। क्योंकि अगर उसको ढकेंगे नहीं और दूसरी बात ये है कि जब पत्ते झड़ते हैं, तो मोस्टली हमारे बागवान कई बार पत्तों को जलाते हैं, तो पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। उनको इकट्ठा करके उसमें आप पत्तों को इकट्ठा करके जैसे मैंने कहा बगीचे की जो जहाँ पे हम खाद डालते हैं उसमें डाल दें उन पत्तों को, उसमें कोई भी रोग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसमें हमें ढकना है 1 इंच मिट्टी से। इतना करेंगे तो हमारे जो पोषक तत्व हैं उनकी काफ़ी हद तक आपूर्ति होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत बढ़ती है। जी। एक मिट्टी जाँच को लेकर आप जिस तरह बात कर रहे थे, उसमें कुछ एक प्राइवेट फर्म में बहुत ज़्यादा आ रही है। जे ऐसा लगता है जैसे दर्जनों जो है वो उस तरह अपना प्रचार करती है कि हम इसमें मिट्टी जाँच करते हैं, हमारे पास लैबोरेटरी है, सर्टिफ़ाई है, फलाना-फलाना है। तो इसको लेकर आप स्पष्ट करें कि बागवानों को उस तरफ जाना चाहिए प्राइवेट फर्मों की तरफ या उनको सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, जैसे आपका खुद का उनका विश्वविद्यालय, वानिकी एवं विश्वविद्यालय नौणी है, मशोबरा है, जगह-जगह और भी बागवानी विभाग के कार्यालय मौजूद है। तो इसमें थोड़ा-सा आप फ़र्क बताएँ कि बागवान किस दिशा की तरफ जाएँ? बिल्कुल बड़ी युक्तिसंगत प्रश्न है आपका सत्यदेव जी। जी। ये सबसे पहली बात है कि जब भी आप सैंपल लेंगे, तो वो सैंपल जो है कम से कम 2 से 3 जगह दें वही सैंपल। वो विश्वविद्यालय में भी दें या प्राइवेट में भी दे लें। उसको कंपेयर करके पता लग जाएगा कि किस की जो मानक जो उन्होंने तय किए हुए हैं, वो किसके सही हैं, किसके नहीं हैं। तो आप सोलन में दें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है, मृदा विभाग, मशोबरा में रीजनल स्टेशन है, वहाँ दे सकते हैं। यहाँ चौड़ा मैदान के पास हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सॉइल डिपार्टमेंट है, वहाँ दे सकते हैं और किसी एक आधे में अगर कोई चाहे तो, लेकिन सैंपल कम से कम 2-3 जगह ज़रूर दें और ये हर साल मिट्टी का सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल या 5 साल में एक बार ही सैंपल लेना है और ये हर साल, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा वो हर साल सैंपल लेते हैं। सैंपल अगर लेना है तो वो लेना है पत्तों का, वो हर साल लिया जाता है और वो भी पत्ते जो मध्य भाग से लिए जाते हैं। और जैसे मान लीजिए एक शाखा जो है, मान लीजिए वो है 6 फुट या 8 फुट, तो 8 फुट के बीच में से हम लगभग 4 और 5 फुट के बीच में से सेंटर में से सैंपल लेंगे और पूरे के पूरे पत्ते को झटके के साथ निकालेंगे। उसके जैसे पीटीओ होते हैं, जैसे सेपल होते हैं, तो वो भी साथ है, कान जिनको हम बोलते हैं, उसके साथ लेना है। तो ऐसे इकट्ठे करें और उनको मतलब ये हमारे उद्यान विभाग में भी इसका विश्लेषण होता है और यूनिवर्सिटी में भी होता है, वहाँ भी करवा सकते हैं और 2 जगह कम से कम कराएँ। इससे हमें उनकी ये पता लगेगा कि कहाँ पे हमारे परीक्षण आगे हमें करना चाहिए और जिसका परीक्षण के रिज़ल्ट बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारा सेब सीज़न शुरू हो चुका है लोअर बेल्ट में।
तो आप बागवानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कई बार होता है कि बागवान अफरा तफरी में आके रेट को ज़्यादा सुन के एकदम से मार्केट में अपने सेब को उतार लेता है कच्चा करके, उससे मार्केट डाउन हो जाती है। थोड़ा बागवानों को हमारे सलाह दीजिए कि उनको किस तरह का इसमें रोल अपनाना चाहिए अपना। बिल्कुल आपने सही कहा। जो अब जैसे मान लीजिए टाइड मैन है, टाइड मैन वैरायटी जो है जब पूरा फूल खिलता है उससे 95 दिन में तैयार होती है। तो वो तो दिन उसको लिख लें जिसमें पता होता है कि ये मेरा फूल आ गया, तो उसमें पता होता है कि 95 दिन का मतलब लगभग 3 महीने। तो अब इसमें ये अर्ली वैरायटी में आती है टाइड मैन है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे मान लीजिए रेड है, रॉयल है। रेड जो है हमारी 140-145 दिन में आती है। रॉयल से जेनेटेड जो है वो 125 से 135 दिन में आती है। जो ग्रेनी स्मिथ वाली है वो 165 से 180 दिन के बीच में आती है। जो फ्यूजी है वो भी इसी में आती है। तो इसी के बीच में कच्चा फल नहीं उतारें। और लोग जो हैं कच्चा फल उतारते हैं, उससे क्या होता है कि एक तो पौधे की जो सप्लाई लाइन है वो अफेक्ट होती है। दूसरे उसमें पत्ते जब आप कच्चे उतारेंगे तो उसमें पीला हो जाता है पत्ता, देखा होगा आपने भी। तीसरे क्या होता है, अगले साल जो है उसमें फूल हमारा कम बनता है। और दूसरे एक लोग क्या करते हैं कि रंग जैसे एक उसका इथेफॉन इथरल का स्प्रे देते हैं। वो इथरल का स्प्रे कभी नहीं देना चाहिए। उससे जो है उसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। हार्मोन है, प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। अगर आपने फल उतार लिया तो 1-2 दिन आप अगर उसको थोड़ा लाइट में रखेंगे, जिस साइड पे मान लीजिए रंग नहीं है उसको घुमा के रखें, उसमें फल आ जाता है, उसमें रंग आ जाता है। तो प्राकृतिक रंग लेने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एक तो हमारी उत्पादकता जो है वो कम नहीं होगी और हर साल हमें गुणवत्ता युक्त फल जो है प्राप्त होता रहेगा। जी। कोई बागवानों को और कोई संदेश है आपका? देखिए, संदेश ये है कि एक तो आप बागीचे का नियंत्रण हमेशा करें। और आजकल जो है सबसे ज़रूरी काम है सब्र प्रूनिंग का। वो जब भी बागीचे में जाएँ, जहाँ भी कोई आपको नई ग्रोथ जो इस साल आई है, जिसे हम बड स्प्राउट भी बोलते हैं, जिसको वाटर स्प्राउट भी बोलते हैं, वो जो दाएँ से बाएँ जा रही है, सीधी जा रही है, उनको तुरंत हटाएँ। और एक तो इससे भी आपका जो ग्रेड है फल का बढ़ेगा। 25% इसमें रिकमेंडेशन है, वो आता है, मतलब उसमें लाभ होता है। दूसरा क्या है, जब भी बगीचे में जाएँ कैंची लेके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपको कहीं न कहीं कैंची का मतलब स्केचर, कहीं न कहीं आपको उसका कोई न कोई पौधे में एक कोई न कोई ऐसा गुण मिलेगा या जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं उसी समय। अच्छा, तीसरे जो है बगीचे में नज़र रखें, बारीक नज़र बना के रखें। और ज़रूरी नहीं कि आप सारा बगीचा एक दिन में करें। एक तरफ एक थोड़े 10, 20, 50 पौधे, मॉर्निंग वॉक भी होगी, बगीचा भी देख लिया, शाम को भी चले गए। तो उसमें क्या होगा, आप पत्तियों का निरीक्षण करके पत्ता और मेरा फल किस तरह से जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसी से आपको सारा पता लग जाएगा। उसी आधार पर। और तीसरा सबसे बड़ा है कि वैज्ञानिकों से, यूनिवर्सिटी से और जो आदमी इसमें एक्सपर्ट है उससे संपर्क बना के रखिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, किसी में है, जब भी बागीचे में जाएँ उसका फ़ोटो खींच लें और उस फ़ोटो को उस एक्सपर्ट से शेयर करें। तो हमारे पास भी बहुत से ऐसे आते हैं, तो हम उनको, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुरंत उसका समाधान देने में हमें सहायता मिलती है। तो ये जो मॉडर्न टेक्नीक है उसको भी अपनाएँ। और कहीं और किसी भी समस्या से घबराएँ नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी हैं, अभी भी यूनिवर्सिटी में अभी 3 साल एक प्रोडक्ट आए हैं, वो जो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यूनिवर्सिटी से भी रिकमेंड हो गए, उसको भी यूज़ करें। तो और यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी दी जाती है सलाह, वो व्यापक रूप से दी जाती है और फार्मर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के दी जाती है। क्योंकि अगर हम जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, उससे एक तो स्वाद बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा, रंग बढ़ेगा और उसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पौधे का जो लाइफ स्पैन है, जो जीवन चक्र है, वो प्रभावित नहीं होगा। मतलब पौधा हमारे लंबे समय तक फल देता रहेगा। क्योंकि सेब में आप जानती ही हैं कि नॉर्मली तो ये 45 साल इसकी उम्र आंकी गई है, लेकिन ये 60-70 साल तक भी देता है, जब तक कि आप उसका रख-रखाव अगर अच्छे ढंग से करें। तो और अनाप-शनाप स्प्रे ना करें और फिजूल के जो कहते हैं ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे फर्टिलाइज़र भी ना डालें। पोषक तत्व हाँ, वगैरह पोषक डाल रहे तत्व बिल्कुल हैं। नहीं। हाँ और जी। कई अधिकता से डालते हैं, वो भी हमारे लिए समस्या का कारण बनते हैं। अभी भी कई ऐसी कंप्लेंट आ रही हैं, जो पीले हो रहे हैं पत्ते। जी, जी। धन्यवाद आपका जी। मुझे ये अवसर देने के लिए।